उसके रास्ते में आकर बोली थी, जबकि विपिन के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई थी। वह उसके चेहरे के पास झुका, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, वरना तुम इसका अंजाम जानती हो। वह बेरहमी से कहकर उससे दूर हुआ और फिर वहां से चला गया, जबकि वह अपनी बेबसी पर एक बार फिर रोने लगी थी। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। माँ के जाने के बाद जिंदगी इतनी कठिन हो जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह चुपचाप खड़ी थी। वह चाह कर भी इस मुश्किल से नहीं निकल सकती थी। हाँ, इस मुश्किल से सिर्फ एक ही इंसान निकाल सकता था, और वह था विपिन। सख्त, ठंडे दिल वाला और घमंडी इंसान। एक मजबूरी उसे उसके दरवाजे तक ले आई थी। वह ठंडी सांस भरते हुए वापस कमरे में बंद हो गई और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। वह उसका मकसद अच्छे से जानती थी, लेकिन जानकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। क्या हुआ विपिन, क्या सोच रहे हो? विपिन के पापा कमरे में आते हुए बोले, यही सोच रहा हूँ कि अपने मकसद को अब कैसे पूरा किया जाए। वह दीवार पर लगी पेंटिंग को देखते हुए धीमे स्वर में बोला, कब पूरा करोगे उस मकसद को? पापा को पता है कि ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ये कहकर वह उठा और कमरे से बाहर चला गया, जबकि पीछे उसके पापा के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई थी। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे मेरी बात नहीं मानते। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है और मैं तुम्हें इसे कभी भूलने नहीं दूंगा। वह बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। वह अपनी छोटी बहन सुगंधा के पीछे भाग रही थी। सुगंधा, इधर आओ, कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं बनवाना बाल, अब मुझे छोड़ दो। सुगंधा छोटे छोटे कदमों से भाग रही थी और पीछे देखे बिना बोली थी, सुगंधा, अगर तुम मेरे हाथ लग गई तो बहुत बुरी तरह मारूंगी। इधर आओ और जल्दी से बाल बनवाओ, तुम्हारे ट्यूशन का समय हो रहा है। बिंदु ने गुस्से में कमर पर हाथ रखकर कहा। जब सुगंधा ने देखा कि दीदी गुस्से में है, वह चुपचाप सिर झुकाकर रोनी सूरत बनाकर उसकी तरफ आई। मैंने कितनी बार कहा है, बेकार जिद मत किया करो, क्यों परेशान करती हो दीदी को? बिंदु ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, दीदी, मेरा ट्यूशन जाने का मन नहीं करता। पढ़ना तो पड़ेगा। जो काम स्कूल और ट्यूशन में हो सकता है वह घर पर नहीं हो सकता। चलो अब चुपचाप चलो, उसने प्यार से कहा। उसे तैयार करके सुगंधा ट्यूशन भेजने के बाद जैसे ही बिंदु घर के अंदर आई, उसकी आंटी जी गुस्से में बोली, काम कर लिया तुमने सारा? बिंदु ने उन्हें देखा और बोली, जी आंटी जी, सारा काम हो गया है। वह सिर झुकाकर बोली, ठीक है, अब रात के खाने की तैयारी करो। बिंदु ने हैरानी से घड़ी देखी, आंटी जी, अभी तो दोपहर का खाना खाया है आप लोगों ने, अब तुम मेरे सामने जवाब दोगी? वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी तो बिंदु डरकर पीछे हुई। नहीं नहीं आंटी जी, मैं अभी तैयार कर देती हूँ। वह तुरंत रसोई की तरफ भागी। बिंदुमती के पति कमरे से निकलते हुए बोले, बिंदुमती, अगर तुम इसी तरह सख्ती करती रही तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। बिंदुमती मुस्कुराई, ऐसा कैसे कुछ नहीं मिलेगा? मैं देखती हूँ इसके हिस्से की संपत्ति कहीं और कैसे जाती है। मैं इसकी शादी अपने बेटे से करवाऊंगी। एक मुफ्त की नौकरानी भी मिल जाएगी और घर की संपत्ति घर में ही रहेगी। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। वाह बेगम, तुम्हारी सोच की दाद देनी पड़ेगी, वह कहते हुए उनके पीछे गए। वह अपने कोट के बटन खोलता हुआ ऑफिस में दाखिल हुआ। उसकी चाल में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वह जाकर अपने केबिन में बैठा और लैपटॉप खोलकर काम करने लगा। जब मैनेजर अंदर आया तो उसने ठंडी नजर डाली और फिर स्क्रीन पर ध्यान देने लगा। सर, ये रहे वो कागज जो आपने मंगवाए थे, और ये रही बिंदु की पूरी फाइल और जानकारी। मैनेजर ने फाइल रखते हुए कहा। विपिन ने लैपटॉप पीछे किया और फाइल खोलकर देखने लगा। उसने इशारे से मैनेजर को बाहर भेज दिया और फाइल पढ़ने लगा। दिलचस्प, कितने लोग दीवाने होंगे तुम्हारे पीछे, वो बिंदु की तस्वीर को देखते हुए बोला। फिर उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान आई। तुमसे तो अब मिलना ही पड़ेगा। उसने मन ही मन ठान लिया। उसने बिंदु की जिंदगी के हर पहलू को पढ़ा, उसकी मासूमियत, उसके पिता के जाने के बाद की हालत और उसके अंकल आंटी का व्यवहार, सब कुछ। उसने सिगरेट जलाते हुए कहा, बिंदु, तुम्हारी किस्मत बहुत कठिन है। उसकी नज़र सुगंधा पर जाकर रुकी। उसे समझ आ गया कि बिंदु की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी छोटी बहन है और उसे काबू करने के लिए वही काफ़ी है। आंटी जी, कुछ सामान चाहिए रसोई के लिए, अगर आप ड्राइवर से मंगवा दे तो अच्छा रहेगा। ड्राइवर की क्या ज़रूरत है, तुम खुद जाकर ले आओ। ये लो पैसे। बिंदुमती ने पैसे उसके हाथ में रखे। बिंदु ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाहर चली गई। वह जानती थी अगर कुछ बोलूंगी तो आंटी जी मारेगी, इसलिए चुप रहना ही बेहतर था। उसने सोचा थोड़ी हवा मिल जाएगी तो अच्छा लगेगा। वह बाहर निकल गई। उधर बिंदुमती अपनी सहेलियों से बोली, देखो कितना डर है इसे,
बिना कुछ कहे इतनी गर्मी में सामान लेने चली गई। आजकल नौकरानी भी इतना काम नहीं करती। मेरी तो किस्मत अच्छी है, मुफ्त की नौकरानी मिल गई है और बहू भी, और संपत्ति भी मेरे हिस्से में आ गई है। उनकी सहेली बोली, अगर तुमने उसे अपने बेटे से शादी के लिए कहा तो क्या वो मानेगी? बिंदुमती बोली, क्यों नहीं मानेगी? क्या उसे अपनी बहन से प्यार नहीं है? वह जरूर मानेगी। दूसरी सहेली बोली, लेकिन ध्यान रखना, वह अब बालिग है, चाहे तो कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ये सुनकर बिंदुमती थोड़ा घबरा गई, लेकिन मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बहुत सीधी है, थोड़ा भावुक कर देंगे तो मान जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर अब वो सोच में पड़ गई थी कि कहीं बिंदु सच में उनके खिलाफ कदम न उठा ले। वह अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही थी और आने वाले भविष्य की योजना बना रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थी। अगर बिंदु ने पुलिस में शिकायत कर दी तो वह एक बालिग लड़की पर जबरदस्ती कैसे कर पाएगी? अगर बिंदु के दिमाग में ये बात आ गई तो उसने झटके से अपने विचार हटाए और फिर अपनी सहेलियों के साथ हंसने बोलने लगी। वह जानती थी उसका बेटा हालात को संभालना बहुत अच्छे से जानता है, उसका बेटा इस स्थिति को भी संभाल लेगा। वह बिंदु को भी काबू में कर लेगा और संपत्ति भी अपने नाम करवा लेगा, क्योंकि बिंदु उससे बहुत डरती थी। पीयूष राज को सामने देखकर बिंदु की सांसें अटक जाया करती थी, इसलिए अब वो निश्चित हो गई थी। अब बस इंतजार था अपने बेटे पीयूष राज के घर लौटने का। जैसे ही वह आता वो देर नहीं करती, तुरंत ही बिंदु की शादी अपने बेटे से करवा देती। जब पीयूष राज इस घर से गया था तब बिंदु सिर्फ 14 साल की थी और अब वो 22 साल की हो चुकी थी। 8 साल विदेश में रहने के बाद अब उसका बेटा वापस आ रहा था। बिंदु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो खुद को एक अनजान जगह पर पाया। उसने हैरानी से चारों तरफ देखा कि वो कहाँ है। वह तो घर से सामान लेने निकली थी, लेकिन यहाँ कैसे आ गई? वह बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ दौड़ी और उसे खोलने लगी। दरवाज़ा खोलो, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? मुझे जाना है, मुझे जाने दो, वो दरवाज़ा पीटते हुए चिल्लाई। उसने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि वह एक सुनसान गली से जा रही थी और उसे पीछे किसी के आने का एहसास हुआ था। उसने तेजी से चलना शुरू किया था, लेकिन पीछे आने वाले कदमों की आवाज़ और तेज होती जा रही थी। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उसके चेहरे पर कपड़ा रख दिया और वो बेहोश होकर किसी की बाहों में गिर गई थी। वह घबराकर वापस बिस्तर पर बैठ गई और घुटनों में सिर छिपाकर रोने लगी। हे भगवान, मुझे घर जाना है। सुगंधा मेरा इंतजार कर रही होगी, आंटी जी नाराज होगी, वह रोते हुए बोली और अपने नाखूनों को दबाने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। उसने घबराकर देखा, वह होठों में सिगरेट दबाए कमरे में आया और सोफे पर आराम से बैठ गया। बिंदु हैरानी से उसे देख रही थी। वह उसे हजारों लोगों में भी पहचान सकती थी। विपिन उसके होठों से धीरे से निकला। अपना नाम सुनकर विपिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अच्छा, तो तुम्हें मेरा नाम अच्छे से याद है। तुम्हारे अंकल ने मेरे बारे में कौन सी कहानी सुनाई है? वह सिगरेट का कस लेते हुए बोला, वही जो तुमने किया। मेरे पिता की जान लेने के बाद भी तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हुआ, जो अब तुमने मुझे घर से उठा लिया। मुझे हैरानी है, एक आदमी होकर तुमने एक लड़की पर हमला किया। वह अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कभी ये इंसान उसका आदर्श हुआ करता था। वह उसकी एक झलक के लिए तरसती थी और आज वही सामने बैठा उसे जहर जैसा लग रहा था। जो सोचना है सोच लो, लेकिन अभी मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये शब्द बिंदु के कानों में जैसे पिघलते हुए शीशे की तरह उतरे। ये वही चाहत थी जो उसने कभी दिल में रखी थी, लेकिन अचानक आंटी जी की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, वह रोते हुए चिल्लाई। उसे यकीन नहीं था कोई इंसान इतना गिर सकता है। उसे लगता था कि उसके अंकल झूठ बोलते हैं, लेकिन आज उसने खुद सुन लिया था और उसे यकीन हो गया कि अंकल सही थे। अच्छा, तो तुम मरना पसंद करोगी? ठीक है, शौक से मरना, बल्कि मेरे हाथों से मरना। लेकिन याद रखना, मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये बात तुम्हें अच्छे से पता होगी। तुम्हारे अंकल ने बताया होगा। वह आराम से बोला। हाँ, उन्होंने बताया, तभी तो मुझे यकीन हुआ। वह गुस्से से बोली और मुंह फेर लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अगर तुम सही सलामत घर जाना चाहती हो तो चुपचाप मुझसे शादी कर लो, वह सख्त आवाज में बोला। मैंने कहा ना, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। वह फिर चिल्लाई। दिलचस्प है, मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया, लेकिन मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकता। तुम नहीं तो तुम्हारी बहन सही।
मैं उससे शादी करूंगा, वह सख्त लहजे में कहकर खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। बिंदु घबराकर उसके पीछे दौड़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। एक पल के लिए वह उसकी आंखों में देखता रहा, फिर चेहरा फेर लिया। वही ठंडी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वह छोटी बच्ची है, सिर्फ 11 साल की है। तुम्हें ये कहते शर्म नहीं आती? बिंदु ने गुस्से से कहा तो विपिन ने उसका हाथ झटक दिया और उसके पास झुककर बोला, मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मुझे उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ शादी चाहिए, चाहे तुमसे हो या तुम्हारी बहन से। ये सुनकर बिंदु की दुनिया हिल गई। मुझे तुमसे जितना प्यार था अब उतना ही नफरत है। विपिन, मुझे तुमसे नफरत है, सुन रहे हो ना? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वह उसके सीने पर मुक्के मारते हुए बोली, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसकी हालत देखकर खुश हो रहा था। जब बिंदु थक कर दूर हुई तो बोला, खुद को तैयार करो मेरे साथ शादी के लिए और ड्राइवर के साथ घर चली जाओ। मैं रात में आऊंगा तुमसे शादी करने। ये कहकर वह चला गया। बिंदु गुस्से में दरवाजा बंद करके बिस्तर पर गिर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसके गुस्से या आंसुओं का उस पर कोई असर नहीं था। थोड़ी देर रोने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ड्राइवर ने उसे चलने को कहा तो वह चुपचाप दुपट्टा ठीक करके बाहर आई और घर की तरफ चल दी। रास्ते भर वह सोचती रही कि आंटी जी को क्या जवाब देगी, क्योंकि वह देर से आई थी और उसके हाथ में सामान भी नहीं था। लेकिन उसे झटका लगा जब ड्राइवर ने वही लिस्ट उसके हाथ में थमा दी जो वह सुबह लेकर निकली थी, और सारा सामान भी दे दिया। ड्राइवर उसे घर के बाहर छोड़कर चला गया। वह हिम्मत करके सामान उठाकर धीरे धीरे घर के अंदर गई। कहाँ रह गई थी तुम इतनी देर? आंटी जी ने पूछा। बाजार में भीड़ बहुत थी, इसलिए देर हो गई। मैं अभी खाना बना देती हूँ। वह रसोई की तरफ बढ़ी, लेकिन आंटी जी ने रोक दिया। आज खाना रहने दो, पीयूष राज आ रहा है, जाओ तैयार हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि आज ही तुम्हारी शादी पीयूष राज से हो जाए। ये सुनकर बिंदु के पैरों तले से जमीन खिसक गई। शादी, वह भी पीयूष राज से? वह सोच भी नहीं सकती थी। उसे लगा अगर ये बात विपिन को पता चली तो बहुत बड़ा तूफान आएगा। वह वहीं खड़ी रह गई। उसका मन कर रहा था कि रो पड़े। क्या वह अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं कर सकती? क्या हुआ, अभी तक यहीं खड़ी हो? आंटी जी ने फिर आवाज लगाई। बिंदु कुछ कहना चाहती थी कि तभी सुगंधा दौड़ती हुई आई और उससे लिपट गई। दीदी, आप कहाँ थी? मैं सुबह से इंतजार कर रही थी। आज मेरा रिजल्ट आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। वह उसका हाथ पकड़कर ले गई। तभी पीछे से आंटी जी की आवाज आई, कुछ भी कहने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारी बहन हमारे साथ ही रहेगी। उसका भविष्य तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर बिंदु चुप हो गई और सुगंधा का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कमरे में पहुंचते ही उसने सुगंधा को गले से लगाया और रोने लगी। क्या हुआ दीदी, आपकी तबीयत ठीक है? कहीं दर्द हो रहा है क्या? सुगंधा ने चिंता से पूछा। वो क्या बताती, वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। वे कुछ भी करती तो खतरा उसकी बहन को ही था। सुगंधा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी। मेरा मन करता है मैं खुद को खत्म कर लूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो सारी परेशानियां तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। वह उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली। सुगंधा कुछ समझ नहीं पा रही थी। दीदी, आप क्या कह रही हैं? आप रो क्यों रही हैं? मुझे बताइए ना। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। बिंदु ने खुद को संभाला और मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं हुआ। चलो तुम अपना रिजल्ट दिखाओ। वह उसके साथ बैठ गई। थोड़ी देर उसके साथ समय बिताने के बाद वह संभली और रसोई की तरफ जाने लगी। तभी आंटी जी की आवाज फिर से आई। मैंने कहा था ना, आज रसोई में नहीं जाओगी, काम करने वाली संभाल लेगी। जाओ तैयार हो जाओ। तभी घर में पीयूष राज आता दिखाई दिया। आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गए थे तुम? बिंदुमती ने उसे गले से लगाया, लेकिन उसकी नजरें बिंदु पर थी, जो डर के मारे कांप रही थी। वह हमेशा उससे डरती थी। पीयूष राज ऊपर से अपनी माँ से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें लगातार बिंदु पर थी। बिंदु ने कहा, मैं खाना बनाती हूँ, और रसोई की तरफ बढ़ी ही थी कि आंटी जी की सख्त आवाज गूंजी। मैंने तुमसे क्या कहा है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम मेरी बात को नजरअंदाज कर रही हो। उन्होंने गुस्से से कहा तो बिंदु के कदम वहीं रुक गए। अरे अम्मा, क्यों गुस्सा कर रही हो इस पर? क्या हुआ है? इसने कौन सी बात नहीं मानी आपकी? पीयूष राज ने अपनी माँ को रोकते हुए कहा। मैं इसे सुबह से कह रही हूँ तैयार हो जाइए, लेकिन नहीं, उसने मेरी बात नहीं मानी। सुबह मेरी सहेली आई थी, कह रही थी कि इसे नौकरानी की तरह रखा हुआ है। हालांकि मुझे इसका इस तरह काम करना बिल्कुल पसंद नहीं।
वो मीठे लहजे में बोली, जबकि बिंदु को उनके इस बदलते व्यवहार पर हैरानी हो रही थी। आखिर वो पीयूष राज के सामने ये सब दिखावा क्यों कर रही है? आंटी जी में काम करने के बाद बिंदु ने कुछ कहना चाहा, मगर आंटी जी ने तुरंत उसे रोक दिया। बिंदु ने और कोई बहस नहीं की और चुपचाप अपने कमरे की तरफ भाग गई, क्योंकि उसे पीयूष राज की नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। उसे लगा कि अगर वह वहां कुछ देर और खड़ी रही तो जमीन में गड़ जाएगी। वह अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करके उससे टिक कर बैठ गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा, रोना दबाया और सिसकने लगी, हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? दोनों तरफ मेरी बहन की जान खतरे में है। एक तरफ उसके दिमाग में विपिन की धमकियां घूम रही थी, तो दूसरी तरफ आंटी जी की ब्लैकमेलिंग। वह गुस्से और बेचैनी से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। उसने देखा कि आंटी जी और पीयूष राज अब हॉल में नहीं थे। वह चुपचाप घर के बाहर की तरफ बढ़ी और बाहर निकल गई। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था और सिर घूम रहा था। वह सड़क पर चलती जा रही थी, आसपास की दुनिया से गायब सी लग रही थी। सब कुछ धुंधला हो गया था। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। तभी पीछे से सुगंधा की आवाज आई, दीदी दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं कब से आपको बुला रही हूँ। वह सड़क के बीच खड़ी सुगंधा को पहचानने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने सुगंधा को पहचाना, उसकी आंखें आंसुओं से बहने लगी। उसने अपने हाथ फैलाए ही थे कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और सुगंधा को टक्कर मारकर आगे निकल गई। सुगंधा का दिल दहला देने वाली चीख वहां गूंज उठी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बेहोशी की हालत में एक पुरानी याद बिंदु की आंखों के सामने आई। मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ विपिन, उसने धड़कते दिल से कहा था, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, विपिन ने साफ शब्दों में जवाब दिया था। मैं आपके बिना मर जाऊंगी, वह रोते हुए बोली थी। तो मर जाओ, वह ये कहकर चला गया था। बिंदु की आंखों से आंसू बहते हुए कनपटी तक पहुंच रहे थे। उसने सुगंधा अपनी तरफ आती दिखाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली और बेहोश होकर वहीं सड़क पर पड़ी रही। सुगंधा की चीखें गूंज रही थी, वह रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। आसपास के लोग मदद के लिए बढ़े ही थे कि एक गाड़ी वहां आकर रुकी और सबको हटाते हुए बिंदु और सुगंधा को लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल की तरफ चली गई। वह घबराए हुए अस्पताल पहुंचे। कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है? बिंदुमती रोते हुए डॉक्टर से पूछ रही थी। डॉक्टर हैरानी से उन्हें देख रहा था। आप किसकी बात कर रही हैं? डॉक्टर ने पूछा। मैं बिंदु ब्रजेश प्रसाद की बात कर रही हूँ। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। वह कैसी है, ठीक है ना? वह छोटी बच्ची कहाँ है? इधर उधर देखते हुए बोली, जैसे उन्हें बहुत चिंता हो। डॉक्टर ने कहा, देखिए, जो बच्ची उनके साथ थी उसे हमने आराम करने के लिए बैठाया है, लेकिन जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसे हम नहीं बचा सके। सिर पर चोट बहुत गहरी थी, अगर बच भी जाती तो दिमाग ठीक नहीं रहता। ये कहकर डॉक्टर चला गया। बिंदुमती वहीं खड़ी रह गई। पीयूष राज और उनके साथ खड़े उनके पति की हालत भी खराब थी। वे रो रहे थे, लेकिन बिंदुमती के दिल में राहत थी कि अब संपत्ति का रास्ता साफ हो गया। वह सुगंधा की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि अचानक अस्पताल में हंगामा हो गया। चारों तरफ शोर मच गया और कुछ नकाबपोश लोग अंदर आए। पीछे हट जाओ सब, एक आदमी ने बंदूक ताने हुए कहा। पीयूष राज और बिंदुमती पीछे हट गए। सुगंधा इधर आओ, अंकल ने कहा तो नकाबपोश ने आगे बढ़कर बंदूक उनके सीने पर रख दी। ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, पीछे हटो। वह गुस्से से बोला, देखो वह छोटी बच्ची है, कम से कम उसे तो जाने दो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। नकाबपोश ने सुगंधा की तरफ देखा। वह डरकर पीछे हट गई। उसका चेहरा रोने से लाल हो रहा था। वह कांपते हुए आंटी जी और अंकल की तरफ देख रही थी कि कोई उसे बचा ले। कितनी उम्र है इसकी? नकाबपोश ने उसे घूरते हुए कहा। पीयूष राज गुस्से में आगे बढ़ा। शर्म करो, वो छोटी बच्ची है। वह आगे बढ़ा ही था कि नकाबपोश ने बंदूक की बटन उसके सिर पर मार दी। उसके सिर से खून बहने लगा और वह गिर गया। बिंदुमती चीखती हुई उसके पास गई और उसे पकड़ लिया। देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमें छोड़ दो, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। नकाबपोश ने अंकल के सिर पर भी एक वार किया और वो भी गिर गए। क्या खास है इस बच्ची में? उठाओ इसे और ले आओ, उसने आदेश दिया और बाहर चला गया। वे लोग सुगंधा को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। बिंदुमती बस अपने बेटे और पति को देखती रह गई। डॉक्टरों ने उन्हें वार्ड में भर्ती किया। बिंदु का शव उन्हें दे दिया गया, जिसकी अंतिम क्रिया की तैयारी कर ली गई थी। किसी ने उसका चेहरा देखने की भी कोशिश नहीं की। आंटी जी और अंकल को उससे कोई लगाव नहीं था और पीयूष राज के लिए वह सिर्फ एक बोझ थी, इसलिए उसे देखने नहीं दिया गया। सिर्फ एक बहन थी जो आखिरी बार उसे देख सकती थी।
वह भी अब गायब हो चुकी थी। बिंदुमती खुश थी कि बिंदु अब इस दुनिया में नहीं रही और सुगंधा भी गायब हो गई है। अब सारी संपत्ति उनकी थी। बिंदु का अंतिम संस्कार कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विपिन पागलों की तरह चिल्ला रहा था। पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने कहा था वो मुझसे प्यार करती है, वो मेरे बिना नहीं रह सकती। उसके पापा बोले, उसने कहा था वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुम तो उससे प्यार नहीं करते थे ना। अब तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उसकी छोटी बहन को ढूंढो, अब वही हमारे काम आ सकती है। उन्होंने सख्ती से कहा, नहीं पापा, बिंदु को ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करता, तो क्या उसे मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखा था? उसका हर एहसास मुझे याद है। वो मुझे छुपकर देखती थी। उसकी हर बात मुझे याद है। पहली बार जब मैंने उसे देखा, तब से लेकर आखिरी बार तक, उसने क्या पहना था, कैसे बाल बनाए थे, सब याद है। पापा, आप कहते हैं ना मुझे उससे प्यार नहीं था, लेकिन मैं अब उससे सच्चा प्यार करने लगा था पापा। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। वह लड़खड़ाते कदमों से बाहर भागा। उसके पापा के चेहरे पर चालाक मुस्कान आई। उन्होंने फोन निकाला और कहा, उस ट्रक ड्राइवर को पैसे दे दो। उसने काम अच्छे से किया है और बाकी काम वैसे ही करना है जैसा कहा गया है। ये कहकर फोन काट दिया। विपिन पागलों की तरह शहर के हर कोने में उसे ढूंढता रहा। हर जगह जाकर पूछता कि उस दिन किसका अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन उसे बिंदु का कोई पता नहीं चला। थक कर वह अपने कमरे में गया। इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती, हे भगवान! वह बड़बड़ाया और बिस्तर पर गिर गया। छत को देखते हुए उसे बिंदु से पहली मुलाकात याद आई। विजेंद्र प्रसाद और विपिन के पापा के बीच गहरा व्यापारिक रिश्ता था, इसलिए विपिन का उनके घर आना जाना था। पहली बार जब वो वहां गया, तो बिंदु अपनी छोटी बहन सुगंधा के साथ खेल रही थी। सुगंधा तब करीब 8 साल की थी। बिंदु उसे गोद में उठाकर घुमा रही थी और उससे बातें कर रही थी। विपिन को आज भी याद था कि उसने हल्के गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह हंस रही थी, सुगंधा के छोटे छोटे हाथ पकड़ रही थी। उसके कानों में छोटे झुमके थे, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां। ये सब याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती, मेरे पास आ जाओ बिंदु, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। वह पुकार रहा था, लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। वह जा चुकी थी और उसे दूर करने वाला उसका अपना बाप था, जिसकी सच्चाई से विपिन अनजान था। बिंदु की मौत और सुगंधा के गायब होने के बाद बलवंत और बिंदुमती की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा अब संपत्ति पूरी तरह उनकी हो गई है। वे अपनी जीत का जश्न मनाने की योजना बना रहे थे कि एक दिन हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने पुलिस खड़ी थी और उसके साथ विपिन का वकील भी था। बिंदुमती ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? पुलिस अधिकारी ने सख्त आवाज में जवाब दिया, बिंदुमती, आप पर बिंदु बृजेंद्र प्रसाद की हत्या की साजिश का आरोप है। हमें सूचना मिली है कि आपने जानबूझकर उसे इस हादसे की तरफ धकेला। आपको गिरफ्तार किया जाता है और ये सारी संपत्ति अदालत के आदेश पर सील की जा रही है। ये सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन अभी एक और बड़ा सच सामने आना बाकी था। जांच के दौरान सब सबूत जुड़े तो ये डरावना सच सामने आया कि बिंदु के माता पिता का सालों पहले हुआ एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसके पीछे पीयूष राज का हाथ था। पीयूष राज जो किराएदार के बेटे के रूप में उनके घर आया था और धीरे धीरे परिवार जैसा बन गया था। बिंदु के माता पिता शहर में अकेले रहते थे, तभी पड़ोस का एक लड़का अपने परिवार से अलग होकर शादी करके आया, तो उन्होंने उस पर दया करके उसे अपने घर के ऊपर वाली मंजिल दे दी। वह धीरे धीरे उनका अपना बन गया, लेकिन उसी समय से उसकी और उसके माता पिता की नज़र उनकी संपत्ति पर थी। बिंदु के माता पिता की मौत के बाद वे अपनी बेटियों की शादी अपने बेटे से करवाकर सब कुछ अपने नाम करवाना चाहते थे। इसी साजिश में अपने पिता के साथ मिलकर उन्होंने वह खून से भरा खेल खेला था। आज किस्मत ने न्याय किया था। जिस संपत्ति के लिए उन्होंने मासूमों का खून बहाया था, वही संपत्ति आज उनके लिए फांसी का फंदा बन गई थी। बिंदुमती और बलराम एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। उनके अपने बेटे के कर्मों ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। इधर 5 साल के बाद विपिन, आखिर तुम कब तक जिद करते रहोगे? एक बार इस लड़की को देख तो लो जिससे मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। विपिन के पापा परेशान हो चुके थे। पिछले 3 सालों से वे रोज यही बात कहते थे, लेकिन विपिन अपनी जिद पर अड़ा था। सुगंधा का भी कोई पता नहीं चल पाया था। विपिन ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। बस बहुत हो गया, मैं आज इस लड़की को घर बुला रहा हूँ,
तुम उससे मिलोगे और कहीं नहीं जाओगे। पापा ने सख्ती से कहा, देखिए पापा, अगर आप चाहते हैं कि मैं बिंदु की जगह किसी और को दे दूं, तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, तो ठीक है, मैं शादी कर लूंगा, लेकिन मैं उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। ये कहकर वह बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठकर उसने आंखें बंद की तो बिंदु का चेहरा सामने आ गया। पिछले 5 सालों से कोई दिन ऐसा नहीं था जब उसकी आंखें नम न हुई हो। तुम बहुत बेरहम हो लड़की, वह हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। वह जानता था ये वही लड़की है, लेकिन उसने देखने की कोशिश नहीं की। तभी उसके पापा ने आकर दरवाजा खोला। विपिन, देखो, वह आ गई है, चलो अंदर आओ, पापा ने कहा। पापा, मुझे जरूरी काम है, उसने मुंह फेर कर कहा। तभी सामने वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और एक लड़की उतरी जिसने ब्राउन जीन्स, ब्लैक टॉप और ब्राउन कोट पहना हुआ था। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसकी ऊंची हील की जूती की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। उसने आत्मविश्वास से चश्मा उतारा और एक नज़र घर पर डाली। बिना विपिन के तरफ देखे अंदर चली गई। मेरे लिए तो रुक जाओ, पीछे से एक हंसती हुई आवाज आई और दूसरी लड़की उसके पीछे भागी। विपिन ने देखने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर जा चुकी थी। उसे सिर्फ उसके लंबे बालों और सफेद कपड़ों की झलक दिखी। आखिरकार विपिन को पापा की बात माननी पड़ी। वह गाड़ी से उतरा। तभी एक बुजुर्ग भी आए, जिन्हें देखकर पापा ने उनका स्वागत किया। विपिन उनके साथ अंदर गया और सोफे पर बैठ गया। वहां वह लड़की पहले से बैठी थी और लगातार विपिन को देख रही थी। पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी। विपिन वहां बैठा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, शब्द गूंज रहे थे, लेकिन विपिन को सिर्फ बिंदु की हंसी और उसकी चूड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम कहाँ हो बिंदु? देखो, तुम्हारी जगह आज किसी और को दी जा रही है। वो मन ही मन उससे बात कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे बिंदु वहीं खड़ी उसे देख रही हो। जब घूंघट में वह लड़की उसके साथ सारे रस्में कर रही थी और पंडित जी के मंत्रों पर फेरे पड़ रहे थे। पंडित जी उसे वचन दिला रहे थे। वो बिना सोचे समझे सिर्फ सर हिला रहा था। फिर कागजी शादी भी हो गई थी। जल्दी से कागज पर साइन कर दिए, जैसे वह इस बंधन से जल्दी निकलना चाहता हो। फिर वह तुरंत उठकर बाहर चला गया। उसे खुली हवा की जरूरत थी, क्योंकि यादें उसका दम घोंट रही थी। वह आंगन में खड़ा ही था कि पीछे से हील की आवाज आई। उसका गुस्सा बढ़ गया। उसे मुझे अकेला छोड़ दो, वह चिल्लाकर मुड़ा और पहली बार उस लड़की को देखा। जैसे ही उसने देखा, उसके होश उड़ गए। उसके कदम वहीं रुक गए और जुबान साथ छोड़ गई। सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, बल्कि बिंदु थी। वही चेहरा, वही आंखें। बस अब उसमें पहले वाली कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। वह अब विपिन की पत्नी बन चुकी थी। उसके चेहरे के भाव देखकर वह हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में जीत की झलक थी। उसने कुछ कहे बिना विपिन को देखा और अंदर चली गई। जाते जाते उसने नौकरों से कहा, खबरदार कोई ऊपर ना आए, हमें परेशान ना किया जाए। विपिन वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सपना है या सच। क्या बिंदु सच में वापस आ गई थी या कोई और थी? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दिमाग सवालों से भर गया था। वह उसके पीछे भागा। अंदर उसने सुगंधा को देखा, जो अब बड़ी हो चुकी थी। उसने उसे देखकर इशारों से शुभकामना दी और पापा की तरफ देखने लगी। विपिन तेजी से अपने कमरे की तरफ गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन दिल से चीख रहा था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने वही लड़की खड़ी थी, जिसके लिए वह सालों से तड़प रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान था। बिंदु, विपिन के होठों से धीरे से निकला। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये सच है या उसका भ्रम। वह पागलों की तरह आगे बढ़ा और उसे गले से लगा लिया। उसके माथे और चेहरे को बार बार चूमने लगा, जैसे यकीन करना चाहता हो कि वह सच में उसके सामने है। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे, लेकिन अगले ही पल बिंदु ने उसे जोर से खुद से दूर कर दिया। उसकी आंखों में प्यार नहीं, बल्कि ठंडा तिरस्कार था। रुक जाओ विपिन, ये प्यार का नाटक बंद करो। आपको तो मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, फिर ये तड़प कैसी? बिंदु की आवाज में दर्द था, जो विपिन के दिल के आर पार उतर गया। विपिन ने तड़प कर उसका हाथ थाम लिया। भगवान के लिए ऐसा मत कहो बिंदु। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने हर शमशान, हर जगह तुम्हारा पता किया। तुम जिंदा हो। तुम इतने साल कहाँ थी? मुझे क्यों इतनी तकलीफ में रखा? बिंदु ने गहरी सांस ली। खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं 2 साल तक मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही थी।
इस हादसे ने मुझे तोड़ दिया था। मुझे फिर से खड़े होने और खुद को पहचानने में 3 साल लग गए और ये सब आपके पापा की वजह से हुआ है। विपिन हैरान रह गया। पापा ने? बिंदु मुड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपके पापा ने मुझे उस वक्त बताया जब मेरे अपने अंकल मुझे मरा हुआ समझकर छोड़ चुके थे। वही मुझे शहर से दूर ले गए और मेरा इलाज करवाया। मैं नहीं चाहती थी मैं दुनिया के सामने या आपके सामने आऊं। मैं चाहती थी कि आप अपने उस मकसद से पीछे ना हटे जो आपने मेरे पापा के कातिलों को सजा दिलाने के लिए शुरू किया था। आपके माता पिता जानते थे कि अगर आप मुझे जिंदा देख लेते तो आपका बदला अधूरा रह जाता। वह एकदम विपिन की तरफ बढ़ी। आज मेरे पापा और माँ के कातिल जेल में हैं और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने 8 साल आपकी नफरत और प्यार के बीच खुद को मजबूत बनाया ताकि मैं आज आपके सामने खड़ी हो सकूं। विपिन उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी वापसी की खुशी मनाए या अपने पापा की इस बड़ी सच्चाई पर हैरान हो जिसने उसे इतने सालों तक तड़पाया। उसने बिंदु की बात पूरी होने से पहले ही उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। इस बार बिंदु ने विरोध नहीं किया। शायद उसके दिल ने भी अब जवाब दे दिया था। विपिन ने अपना चेहरा उसकी गर्दन के पास झुका दिया। उसकी सांसों की गर्माहट बिंदु को महसूस हो रही थी। तुम्हें अंदाजा नहीं बिंदु, मैंने इन 5 सालों में हर पल मौत मांगी है। विपिन की आवाज धीमी होकर उसके कानों तक पहुंची। उसने बिंदु के चेहरे को अपने हाथों में लिया और प्यार से उसके माथे और आंखों को चूमा। बिंदु की आंखें खुद ही बंद हो गई और उसने अपना सिर विपिन के सिर पर रख दिया। विपिन की पकड़ और मजबूत हो गई, जैसे वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हो। उसने झुककर बिंदु के होठों को छुआ और उसे अपने पास खींच लिया। दोनों की धड़कनें एक साथ चल रही थी। बिंदु की आंखों में आंसू थे। विपिन उससे थोड़ा दूर हुआ और फिर एक बार उसे अपने करीब खींच लिया। इस पल में 5 साल की दूरी, पछतावा और गहरा प्यार सब शामिल था। कमरे की हल्की रोशनी में दोनों की परछाइयां दीवार पर एक होती दिखाई दे रही थी। विपिन उसे उठकर बिस्तर की तरफ ले गया, जहां उस पल में शब्दों की कोई जरूरत नहीं रही। उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई और वह एक दूसरे में खोकर हमेशा के लिए एक हो गए। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहां कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते और लाइक शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।